वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में का जो पार्ट थर्ड है उसमें मेंशन किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स को। आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक जो है वो किसे डील करता है, फंडामेंटल राइट्स से। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये ड्राइव किए गए हैं जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमारे फ्रेमर्स ने इसको उठाया है। ठीक है। तो अब फंडामेंटल राइट्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो कई बार बहुत बार क्वेश्चन आया है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स को। और आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में मेंशन किए गए हैं, पार्ट थर्ड में। और इसको कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो डील करता है वो किससे डील करता है, फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है इनिशियली कितने राइट्स थे, फंडामेंटल राइट 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है। बाद में जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के थ्रू, ठीक है, कौन सी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया और उसको एक सेपरेट राइट दिया गया, सेपरेट लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A और पार्ट कौन सा था, 12। ठीक है। किसको कौन से आर्टिकल के थ्रू इसको किया गया, आर्टिकल 31 था उसको क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 को क्या किया गया, डिलीट कर दिया गया। और कहाँ पे डाल, किस आर्टिकल के अंडर डाल दिया गया, 300A। ठीक, आर्टिकल 300A। तो ये याद रखना, आर्टिकल 300A किससे डील करता है, राइट टू प्रॉपर्टी के साथ। और इसका पार्ट कौन सा था, पार्ट 12। ठीक है। आजकल मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं पार्ट के रिलेटेड। ठीक है। तो पार्ट्स और अमेंडमेंट रिलेटेड। ठीक है। जो अमेंडमेंट्स हैं इसका आपको मैच द फॉलोइंग में अलग अलग अमेंडमेंट दे दी जाएंगी। ठीक है, आपको मैच करने हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसने राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। ठीक है। और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है। अब कौन से राइट हैं जो सिर्फ जो है सिटीजन को मिलते हैं। ठीक है। आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 19, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। ये जो राइट्स हैं ये सिर्फ किसको मिलते हैं, हमारे जो इंडिया के सिटीजन है उनको मिलते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 15 को क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 15 बोलता है कि किसी के भी साथ हमने क्या करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है। आर्टिकल 15 के अंदर हम क्या बोलता है कि हमने किसी के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है। और आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और आर्टिकल 19 जो है वो राइट टू फ्रीडम के लेटर है। और 29 और 30 जो है वो कल्चरल और माइनर जो राइट्स हैं उसके लिए, मिनोरिटी राइट्स के लिए जो है वो आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो है वो डील करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो बोलता है कि कोई भी पर्सन जो है उसको हम पुनिश नहीं कर सकते तब तक जब तक उसने कोई कानून या कोई लॉ जो है उसको ब्रीच नहीं किया, उसको वायलेट नहीं किया। ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि हम आर्बिट्रेरली, मतलब अपनी मन मर्जी से किसी भी पर्सन को पुनिश नहीं कर सकते। ठीक है। हम आर्बिट्रेरली पावर का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरली पावर। ठीक है। नो मैन कैन बी पुनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ। किसी भी पर्सन को हम पुनिश नहीं कर सकते जब तक उसने लॉ को ब्रीच नहीं किया, उसने लॉ को तोड़ा नहीं, कानून को तोड़ा नहीं, तब तक हम उसको क्या पुनिश नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हमारा रूल ऑफ लॉ का फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो इसमें क्या है कि हर किसी को हम क्या समझेंगे, इक्वल समझेंगे। लॉ के सामने हम क्या करेंगे, सभी को इक्वल समझेंगे। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोर्स है इंडिविजुअल राइट्स का। तो इंडिविजुअल राइट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है हमें हमारे राइट्स। ठीक है। तो जो राइट्स का सोर्स है वो कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो इसमें रूल ऑफ लॉ में आपको क्या याद रखना है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो इसमें आपको ये भी याद रखना है 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 राइट्स हैं। ठीक है। कौन कौन से, 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो राइट्स हैं ये किसको मिलते हैं, सिर्फ इंडियन सिटीजन को। ठीक है। ये फॉरनर्स को नहीं मिलते, सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलते हैं ये राइट्स। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है, वो करेंगे आर्टिकल नंबर 14। ठीक है। आज सिर्फ यही आर्टिकल पढ़ेंगे क्योंकि अगर हम इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा देर तक याद रहेगा। ठीक है। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है, ठीक है, आर्टिकल 14 बोलता है, आर्टिकल 14 सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि जो स्टेट है, ठीक है, वो किसी भी पर्सन को, ठीक है, डिनाई नहीं कर सकती इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है। अब इसमें दो कंसेप्ट हैं। ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 14 सबसे पहले ये सिटीजन को भी मिलता है और फॉरनर्स को भी मिलता है। ठीक है। तो
मैं क्या बोल रहा था, आर्टिकल 14 में दो कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा कंसेप्ट आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, अब हमारे आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसको मेंशन किया गया है, सेकंड वाले कंसेप्ट को, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को। ठीक है, अब ये हम सोचते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लो कि आप क्या बैठे हो, आप एक गाड़ी में बैठे हो। ठीक है, आप और एक छोटा बच्चा है, आप दोनों क्या बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो। ठीक है, कंडक्टर आपके पास आता है और वो क्या मांगता है, किराया मांगता है। तो पर हेड जो किराया है वो कितने, 10 रुपये है। ठीक है, अब आपने क्या किया, 10 रुपये अपने दिए और 10 रुपये जो आपका छोटा बच्चा बैठा था 2 साल का या 1 साल का, उसका आपने किराया दिया 10 रुपये। ठीक है, टोटल किराया किसने कितना दिया आपने, 20 रुपये किराया दिया, 10 अपना और 10 उस बच्चे का। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्यों, अब उस बच्चे को भी आपके बराबर समझा गया और आपको उस बच्चे के बराबर समझा गया, दोनों को बराबर समझा गया, इक्वल समझा गया है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ और ये एक ब्रिटिश कंसेप्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अब आपसे किराया लिया गया 10 रुपये। ठीक है, और उस बच्चा जो है 1 साल का, उससे कोई किराया नहीं लिया गया। ठीक है, उससे 0 रुपये लिए गए। ठीक है, तो अब आपसे टोटल किराया कितना लिया गया है, टोटल किराया कितना लिया, 10 रुपये। और उस बच्चे को क्या मिले हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस। ठीक है, उसको क्या मिले, स्पेशल प्रिविलेजेस मिले। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जो इक्वल है, ठीक है, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल। ठीक है, जो लाइक है, लाइक शुड बी ट्रीटेड इक्वल। ठीक है, तो अलाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ठीक है, कि जो समान है, जो, ठीक है, अब जो बच्चा था उसका किराया थोड़ा ना 10 रुपये लेना चाहिए था। ठीक है, तो इस वाले कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कि जो समान है उनको इक्वल समझा जाएगा और जो समान नहीं है उनको हम क्या देंगे, स्पेशल प्रिविलेजेस देंगे। ठीक है, जैसा कि वो जो बच्चा था वो क्या था, वो हमारे इक्वल नहीं था। ठीक है, तो उससे जो किराया था उसके उससे क्या लेना चाहिए था, जहाँ तो नहीं लेना चाहिए था, जहाँ तो कम लेना चाहिए था, जहाँ तो आधा, आधे से भी कम। ठीक है, 1/3 1/4 जो भी। तो ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ एक अमेरिकन कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर हमारा इक्वल, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन किया गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। तो इसका मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ, ठीक है, पर्सन को देता है, स्पेशल प्रिविलेजेस देता है। ठीक है, किसके अंडर, आर्टिकल 14 के अंडर कुछ पर्सन को क्या मिले हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो यही है, एक्सेप्शंस टू इक्वलिटी, कि किन लोगों को जो है वो स्पेशल प्रिविलेज मिले हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है, ठीक है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट है उसको इम्यूनिटी दी गई है। ठीक है, कि वो किसी भी कोर्ट के सामने, ठीक है, अब सबसे पहले जो इम्यूनिटी दी गई है, किस आर्टिकल अंडर दी गई है, आर्टिकल 361। तो आर्टिकल 361 जो है ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहली इम्यूनिटी क्या आती है कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है, ठीक है, इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। ठीक है, अगर कोई वो अपनी ड्यूटी के रिलेटेड कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसको परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए वो आंसरेबल नहीं होगा किसी भी कोर्ट में। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है कि उसके अगेंस्ट हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है, ठीक है, ड्यूरिंग हिज टर्म हम उसके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट उसके अगेंस्ट, ठीक है, नहीं शुरू कर सकते, उसके अगेंस्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, जैसे उसका टर्म खत्म हो सकता है तब लगा सकते हो। ठीक है, जैसे 5 साल का टर्म है प्रेसिडेंट का, उसके बाद आप लगा सकते हो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो नेक्स्ट हमारा आता है नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट, ठीक है, शैल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो इसके बाद हमारा आता है कि सिविल प्रोसीडिंग भी हम स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसके लिए सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा और उसके बाद जो है आप उसके अगेंस्ट जो है सिविल प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 361A। आर्टिकल 361A क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी लाइएबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन इन ए न्यूज़पेपर, ठीक है, बाय रेडियो और टेलीविजन ऑफ ए सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट। तो इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 361A क्या बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हम सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते, जब तक वो एक ट्रू रिपोर्ट जो है, ठीक है, किसकी ट्रू रिपोर्ट, ठीक है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स की या स्टेट लेजिस्लेचर की जो प्रोसीडिंग्स है उसकी एक ट्रू रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कर देता है, ठीक है, पब्लिक में। तो उसके अगेंस्ट हम क्या नहीं कर सकते, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आर्टिकल 361A के अंडर, ठीक है, उस पर्सन को क्या मिली हुई है, इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 105 के अंदर क्या है, ठीक है, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमेटी। तो कोई भी जो एमपी होगा, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा,
उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती। जो भी अगर उस पार्लियामेंट के अंदर उसने कुछ भी बोला है, ठीक है, और या फिर उसने कोई भी वोट दिया है, ठीक है, एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन, तो उसके लिए उसके अगेंस्ट जो है प्रोसीडिंग्स, कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट नहीं की जा सकती। तो सेम, और ये किस में कौन सा आर्टिकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? आर्टिकल नंबर 105, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है, ठीक है, सेम जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है स्टेट लेजिस्लेचर को भी प्रोवाइड की गई है, लेकिन अंडर आर्टिकल 194 के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 331C इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14, ठीक है। अब आर्टिकल 31C जो है, ठीक है, वो एक्सेप्शन है किसकी? आर्टिकल नंबर 14 की, ठीक है। अब ये आर्टिकल नंबर 31C जो है, इसको हम जब लास्ट में पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 31C, तो उसमें हम इसको अच्छी तरह जो है अच्छी तरह इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 31C क्या है? एक्सेप्शन है आर्टिकल नंबर 14 की, ठीक है। जहाँ पे आर्टिकल नंबर 31C आएगा वहाँ पे आर्टिकल 14 जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये आर्टिकल नंबर 31C है क्या? ये द लॉ मेड बाय द स्टेट फॉर इंप्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, कंटेन इन क्लास बी और क्लास सी ऑफ 39 क्लास बी और 39 क्लास सी। यहाँ पे ये दो क्लासेस होंगे, ठीक है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पे अगर ये आर्टिकल यूज़ होंगे तो वहाँ पे जो है आर्टिकल 31C के अंडर उसको क्या मिलेगी? उसको क्या मिलेगी? इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? आर्टिकल नंबर 31C अगर कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। तो ये जो आर्टिकल नंबर 31C है, ये भी क्या करता है? एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो फॉरेन सोवेरियंस होते हैं, फॉरेन रूलर्स होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग की इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। UNO के, ठीक है, एंड एजेंसीज, उनको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।